Goal, nation's leading institute. Hello everyone, this is Saurabh Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Major Test 8. Okay? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है 102 से, जिसमें आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से लिया गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो ये क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेगा, हेलो एल्केन हेलो एरिन में जब आप जाओगे तो एक बॉक्स बना करके आपको लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड, ये सब दिया हुआ है। उसमें आपको बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी और उसके बाद डाइपोल मोमेंट का डेटा लिखा हुआ है। उस डेटा को आप लोगों को याद नहीं करना है, उसके आधार पे आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। तो बच्चों जब आप तुम पढ़ोगे वहां पे CX के बीच का बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तुम लोगों को दे रहा होगा मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड और सबसे कम दे रहा होगा मिथाइल फ्लोराइड। आप जानते हो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इसका बढ़ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। उसके बाद तुमको एक दे रहा होगा CX का बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर तुमको वहां पे लिखा होगा बॉन्ड एंथैल्पी। तो जानते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद होगा मिथाइल ब्रोमाइड का और सबसे वीकेस्ट यहां पे होगा मिथाइल आयोडाइड का। ये होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। वहीं पे आप लोगों को डेटा लिखा होगा डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का एक्सपेरिमेंटल डेटा तुम देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यहां पे डाइपोल मोमेंट होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद यहां पर होता है मिथाइल फ्लोराइड का, उसके बाद होता है मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद होता है यहां पर मिथाइल आयोडाइड का। देखो तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, यानी कि 102 का आंसर यहां पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में जाना, वहां पे बहुत सारा बॉक्स बना करके ये सब डेटा दिया हुआ है। जितने भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी में पेंसिल से या कलम से जो भी मन होगा आप वहां पे बगल में इस ऑर्डर को लिख लेना और इसको आप याद रखना, ठीक है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। बच्चों इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा चुका है। जब भी तुमको पूछे डीकार्बोक्सिलेशन का रेट, तो जानते हो कि डीकार्बोक्सिलेशन बनता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है उसी कार्बन पे तुमको बनाना है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट। जो कार्बे एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, बताता हूं तुरंत आप लोगों को भी। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन इंटरमीडिएट। बात खत्म। उसके बाद तुम लोग जानते हो कार्बे एनायन को स्टेबलाइज कौन करता है। कार्बे एनायन को स्टेबलाइज करता है एक्सेप्टर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I +M। इस तरीके से तुम रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन निकाल सकते हो। अब बात उठता है कहां पे कार्बे एनायन बनेगा, तो पहले इसको मैं ओपन कर देता हूं। इस तरह से तुम लोगों को C डबल बॉन्ड OH सबको ओपन करो। C डबल बॉन्ड OH यहां भी ओपन करता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड OH। उसके बाद इसको भी ओपन करो, C डबल बॉन्ड O एंड OH। बच्चों जहां कहीं भी तुमको डीकार्बोक्सिलेशन पूछे तो जिस कार्बन पे वो COOH का कार्बन अटैच्ड है वहीं पे बनता है कार्बे एनायन। तो कैसे बनेगा, ये H+ 2 इलेक्ट्रॉन दे करके यहां पर ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन करेगा नेगेटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड है ना COOH का जो कार्बन अटैच्ड है जिस कार्बन के साथ, वहीं पे बॉन्ड ब्रेक होकर के बनाता है कार्बे एनायन, CO2 बाहर हो जाएगा। यहां पे भी ये H+ 2 इलेक्ट्रॉन देकर के CO2 बना देगा, CO2 बाहर होगा तो यहां जो कार्बनिक एसिड अटैच्ड है वहीं पे बनाएगा कार्बे एनायन। यहां पे भी सीखो किस प्रकार से होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो C डबल बॉन्ड O का OH है बगल में, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर के एक C डबल बॉन्ड O पहले से था, एक C डबल बॉन्ड O और बन जाता है CO2 बाहर, और यहां पे बन जाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बे एनायन। यहां पे भी इसी प्रकार से
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना देता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट। अब तुम जानते हो कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे OCH3 है, तो OCH3 पारा पे क्या शो करता है, +M, ये शो करता है। मेटा पे OCH3 क्या शो करता है, -I, और यहां तो कुछ नहीं है। और पारा पे NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M। यानी कि चारों में तुम देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बे एनाइन कौन सा होगा। तो अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बे एनाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बे एनाइन अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बे एनाइन होगा 4 का, क्योंकि -M स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद होगा इसमें 2 का, क्योंकि -I लग रहा है। उसके बाद यहां पे होगा 3rd का, और सबसे कम स्टेबल कार्बे एनाइन जो होगा यहां पर 1st का, क्योंकि 1st में लग रहा है +M, और +M कार्बे एनाइन को डिस्टेबलाइज करता है, और -I -M स्टेबलाइज करता है कार्बे एनाइन को, लेकिन -M स्ट्रॉन्गर होता है -I से। करेक्ट है। इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर होगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और सबसे कम होगा 1, यानी कि 103 का आंसर यहां पे 3rd हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। जहां भी पूछे डिकार्बोक्सिलेशन तो तुम क्या करो, जहां कार्बोनिक एसिड अटैच्ड है वहां बनाओ कार्बे एनाइन, और उस कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट का तुमको देखना है स्टेबिलिटी। बात खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर तो मिल गया हम लोगों को, 103 का 3rd हो गया। 106 ये क्लोरीनेशन करने के लिए कह रहा है। पहली बात तुम लोग जानते हो, जब भी कभी किसी कंपाउंड का Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या हीट या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रे, ये सब जहां कहीं भी लिखा हुआ है उसका मैकेनिज्म होता है FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही तुमको किसी कंपाउंड का रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ दिया हुआ हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, ये है HNu, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या सनलाइट या हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज, तो वहां पे होता है FRS। और FRS में क्या बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो सोचो खुद, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कहां स्टेबल होगा। हाँ एक बात और, कि जो FRS रिएक्शन होता है वो sp2 कार्बन या sp कार्बन पे नहीं होता है, वो कहां होता है, sp3 कार्बन पे। ये जो बेंजीन से अटैच्ड sp3 कार्बन है, 2 है, एक यहां पर है एक यहां है, 2 sp3 कार्बन है। तो FRS जब भी होगा तो sp3 कार्बन पे, चाहे यहां होगा चाहे यहां होगा। लेकिन इसमें भी 2 sp3 कार्बन है, तो कहां होगा, तो जो sp3 कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वहां पे होगा, क्योंकि वहां जो इंटरमीडिएट होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तुम जानते हो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, Cl2 का पहले होमोलाइसिस होता है। तो Cl2 का पहले होमोलाइसिस होगा HNu के प्रेजेंस में, तो ये यहां पे टूट करके Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बनाता है, तो बाहर होता है 2Cl रेडिकल, ये बाहर हो गया। अब फिर इसके बाद होता है होमोलाइसिस। कैसे, यहां पे जो 2 हाइड्रोजन एटम है उसी 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को पिक कर लेगा ये Cl रेडिकल, तो ये Cl रेडिकल यहां से एक H रेडिकल को बाहर करेगा और यहां से एक रेडिकल यहीं पे रह जाएगा, जिसके कारण कि तुम लोग देखोगे ये जो फॉर्मेशन करता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट करता है, ठीक है। और साथ में यहां पर बाहर हो जाता है HCl, तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये Cl रेडिकल यहां से एक H रेडिकल को बाहर कर दिया, तो ये जो इंटरमीडिएट बना फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन गया, जिसके कारण कि यहां पर हम लोग कहते हैं ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना देगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया, ओके। इसलिए यहां पर अगर रिएक्शन करता तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। और अब जब ये इंटरमीडिएट बन गया तो दूसरे मॉलिक्यूल Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये रेडिकल यहां से एक Cl रेडिकल को पिक कर लेगा, और जैसे Cl रेडिकल को पिक करेगा तो यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 106 का आंसर यहां पर सेकेंड हो जाएगा। बच्चों याद रखना, जब भी Cl2 Br2 होगा HNu हीट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में पहली बात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन sp3 कार्बन पे होता है, sp2 sp पे होगा नहीं। अब sp3 कार्बन 2 है तो कौन सा होगा, जो sp2 के साथ या sp के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसके ऊपर होगा, क्योंकि वहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है, ठीक है। और बाद बाकी तो कहीं पे जो आंसर है वो होगा नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना इस सब कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आते हैं 109 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जिंक मेटल के साथ, तो जानते हो जिंक मेटल के साथ पहले फॉर्मेशन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहां से ZNO, जिंक एक O को बाहर कर देगा, ZNO बाहर हो जाएगा, बेंजीन बनेगा। बेंजीन का रिएक्शन
एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मतलब इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पे AlCl3 इस Cl- को बाहर करेगा तो फॉर्मेशन करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो बेंजीन के ऊपर जब अटैक करेगा तो बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले एसीटोफेनॉन। क्या करेगा? एसीटोफेनॉन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि COCH3 यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा। उसके बाद तुम देखो ये हाइड्राजीन है, एक्चुअल में यहां पर NH4 नहीं होगा, NH2 होगा। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH या NaOH और हीट करते हो। तो जैसे तुम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवा करके उसको बेस के प्रेजेंस में हीट करते हो, उसको कहते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन जैसे ही होता है तो क्या होता है? उल्फ किस्नर हो चाहे क्लेमेंसन हो, दोनों में C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। तो बच्चों याद रखना, क्लेमेंसन में लेते हैं जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और उल्फ किस्नर है, उल्फ किस्नर में लेते हैं हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH बेस, हीट करते हैं तो यहां पर C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। तो ये फॉर्मेशन कर दिया ना इथाइल बेंजीन, तो Z हो गया हमारा इथाइल बेंजीन, ये तो मिल गया। अब NaOCl, तो NaOCl के प्रेजेंस में क्या होता है? तो NaOCl के प्रेजेंस में होता है यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों चाहे तो यहां पर कोई भी कंपाउंड तुम ले सकते हो और इसको या तो लिखा जाता है, जानते हो ना, जहां C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड मिथाइल होता है वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। चाहे तो तुम इसको लिख सकते हो NaOH प्लस Cl2, या उसी को यहां पे लिखा जाता है NaOCl, या फिर इसी को लिखा जाता है सिर्फ OCl माइनस। ये सब है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या करना है? एक तो तुमको कह दिया है कि सोडियम बेंजोएट बनता है, तो NaOCl के प्रेजेंस में याद रखना हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। इसी में तुम NaOI ले लोगे, NaOI, Cl के जगह पे आयोडीन, तो वहां पे होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। इसको यहां पे ब्रेक करो, तो ब्रेक करके CH3 कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन है तो CHCl3 में क्लोरोफॉर्म बनता है। बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन है, या तो तुमको NaOH प्लस Cl2 देगा यानी Cl2 प्लस NaOH, चाहे NaOCl देगा, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बनेगा क्लोरोफॉर्म। और साथ में मिथाइल को निकलने के बाद जो बचा, मिथाइल को निकलने के बाद जो पार्ट बचा, तो ये फॉर्मेशन करता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है सोडियम बेंजोएट। ये जो लिखा हुआ है ना W' यहां पे हो गया सोडियम बेंजोएट, और W हो गया Y, चूंकि बना हुआ एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन में C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, क्लोरीन है तो बनेगा मिथाइल का क्लोरोफॉर्म, और साथ में ये जो बचा पार्ट वो ऑक्सीडाइज करके बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड। और जब इस एसिटोफेनॉन का रिएक्शन करवा दोगे हाइड्रोजन के साथ, बेस के प्रेजेंस में हीट करोगे तो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। बात खत्म। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट W, तो W हो गया क्लोरोफॉर्म, एंड Z, तो Z हो गया इथाइल बेंजीन। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं पे है? फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में CH2Cl2 है, नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में CCl4 है, नहीं होगा। इसका आंसर यानी कि 109 का आंसर यहां पर तुमको हो जाएगा 4। कितना आसान है, देखो यहां पर 4 आंसर इसका होने वाला है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 109 के बाद 112, सिलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के आधार पर यहां पर देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। बच्चों सबसे पहली बात, तुम जानते हो सीक्वेंस, क्या जानते हो? सबसे पहले देखा जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो मोर स्टेबल होगा, ये तो क्लियर है। और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम हो जाता है तब देखा जाता है कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। और जब सब चार्ज हो जाता है और सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है तब देखते हैं नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। जब वो भी सेम हो जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, सब चार्ज, सब में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सेम एटम पे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सेम एटम पे, लास्ट में देखते हैं लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड मोर चार्ज सेपरेशन बिटवीन लाइक चार्ज आर मोर स्टेबल। तो चार्ज का सेपरेशन लास्ट में देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले देखना है, ए में है 2 पाई बॉन्ड, बी में भी 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, सी में 1 पाई बॉन्ड, डी में 1 पाई बॉन्ड। यानी कि क्लियर हो गया कि ए और बी ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सी और डी, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वहां ज्यादा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। काउंट करके देख लो, तो ए और बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के आधार पे हम लोग कहेंगे ज्यादा स्टेबल होगा सी एंड डी से। अब ए और बी में क्या अंतर है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों
अगर तुमको यहां से ए और बी में देखना है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो तुम देखोगे यहां हो रहा है लीनियर रेजोनेंस। कैसा हो रहा है? इसके केस में लीनियर रेजोनेंस है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है एक ही पाथ में। यहां पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव एक बार इधर से होगा, अब फिर एक बार डबल सिंगल पॉजिटिव एक बार इधर से होगा। इस प्रकार के रेजोनेंस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस रेजोनेंस। क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन से पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस। लगातार एक पाथ में कंजुगेशन में नहीं है, जिस प्रकार से यहां है डबल सिंगल पॉजिटिव, इसको कहेंगे लीनियर रेजोनेंस, इसको कहेंगे क्रॉस रेजोनेंस। तो जानते हो लीनियर इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस होता है, लीनियर रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर होगा ए, उसके बाद हो जाएगा यहां पर बी, ए के बाद होगा बी, उसके बाद हम लोग देखते हैं सी और डी में क्या है। यहां पे देखोगे स्टूडेंट तो डबल सिंगल पॉजिटिव, उसके बाद सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, मतलब यहां भी लीनियर हो सकता है। लीनियर कैसे हो सकता है? तो ये डबल बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉन देगा इसके केस में, और इसके केस में ये ऐसे देगा और ये फिर ऐसे देगा, ऐसा हो सकता है यहां पर रेजोनेंस। लीनियर इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड अगर यहां इलेक्ट्रॉन देता है इस डायरेक्शन में, तो ये देता है इस डायरेक्शन में। दो अलग अलग डायरेक्शन में यहां पे कंजुगेशन इसका हो सकता है, यहां पर तुम देख सकते हो। और वैसे भी देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्यादा होगा। अट्रैक्शन देख लो ना, इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्यादा होगा, जबकि इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा, दूसरा पॉजिटिव क्या है? दूर। जानते हो दो अपोजिट चार्ज जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अनलाइक चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज क्लोज है और एक क्या हो गया? दूर हो गया, तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। लेकिन इसमें देखो इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्लोज है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के क्लोज है तो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि सी ज्यादा स्टेबल होगा यहां पे डी के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा सी, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अगल बगल है पॉजिटिव चार्ज। और जानते हो लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अनलाइक चार्ज आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के जितना क्लोज होगा पॉजिटिव उतना ज्यादा स्टेबल। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज तो क्लोज है, दूसरा दूर है, इसलिए कम स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा मोर स्टेबल। इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस है एक ही डायरेक्शन में, डबल सिंगल पॉजिटिव लीनियर रेजोनेंस कहेंगे। यहां पे डबल सिंगल पॉजिटिव एक बार इसके साथ रेजोनेंस है पॉजिटिव चार्ज का, अब फिर एक बार डबल सिंगल पॉजिटिव एक बार उसके साथ है, मतलब लगातार दोनों पाई बॉन्ड एक साथ कंजुगेशन में नहीं है ना, उसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन, वो कम स्टेबल होगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहां पे नेगेटिव चार्ज के दोनों पॉजिटिव चार्ज पास में है, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्लोज है एक दूर है, तो थोड़ा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी देखो तो इसमें ए बी सी डी 112 का आंसर यहां पर हो जाएगा तुमको सेकेंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 112 हो गया। 115 प्रोपाडाइन रिएक्ट विथ O3 जिंक वाटर, यानी कि रिडक्टिव ओजोलाइसिस, फॉर्म 2 मोल मिथेनॉल एंड 1 मोल CO2। वो तो आंसर दे दिया गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन यहां से है कि व्हेन 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ O3 जिंक वाटर इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा? यानी पहले आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दिया है क्या कि प्रोपाडाइन कहने का मतलब ये हुआ प्रोपाडाइन कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जिसमें कि हम लोगों को ऐसा दिखेगा 3 कार्बन का है ना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ CH2, इसको कहते हैं प्रोपाडाइन। इस प्रोपाडाइन का सबसे पहले फर्स्ट में है O3 के साथ रिएक्शन, सेकेंड में है स्टूडेंट जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इस प्रकार से दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस। जितने पाई बॉन्ड होते हैं सबका क्लीवेज करो और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन को यहां पे डाल दो, क्या फॉर्मेशन करेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, तो 2 मॉलिक्यूल यहां पे जो फॉर्मेशन किया वो किया यहां पे मिथेनॉल, और एक मॉलिक्यूल यहां पे जो फॉर्मेशन किया वो CO2 किया। वही तो लिख रहा है कि प्रोपाडाइन रिएक्ट विथ O3 जिंक वाटर फॉर्म 2 मोल मिथेनॉल एंड 1 मोल CO2, तो फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अब कह रहा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का जब यही काम करते हैं तो क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। यही तो हो गया 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया।
और इसका हमको रिएक्शन करवाना है ओजोन के साथ और फिर हाइड्रोलिसिस करना है जिंक मेटल के प्रेजेंस में। पूछता है क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको ब्रेक कर देना है। अब दोनों साइड एक एक O को डालना है। अब देखो जो लेफ्ट में बना वही राइट में बना। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड O बन गया और इधर भी CH2 डबल बॉन्ड O, यानी टू मॉलिक्यूल यहां पे जो बनता है वो पहले मिथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद ये जो बना H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यानी H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइकोजल। देख सकते हो तो 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ O3 जिंक वाटर इट विल फॉर्म। तो तुम देख सकते हो इसके केस में दो मॉलिक्यूल हो गया मिथेनल, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा ग्लाइकोजल। तो 115 का आंसर यहां पर तुमको फर्स्ट हो जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड तो बनेगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। यहां पर एल्कोहल तो बन नहीं सकता है। तो बच्चों पूरी तरह से इसको तुम क्लीवेज करने के बाद दोनों साइड एक एक O को डालो और देखो CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH आ गया ना। अरे इसी चीज को ना ऐसे मैं लिख सकता हूं H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विथ K4 FeCN का होल 6 गिव्स ए प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन आप लोगों को दिया हुआ है। प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला यहां पर प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला यहां पर जो हम लोगों का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 117 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको देख सकते हो जो तुमको प्यूरिफिकेशन वाला कंपाउंड हम लोगों को दिया हुआ है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम लोगों को दिया हुआ है, वहीं पे जाके आप लोग पढ़ोगे। तो लेसाइन टेस्ट जहां पे दिया हुआ है उसी में आपको प्रेशियन ब्लू का दिया हुआ है फॉर्मूला, यही Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइस, ये यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 118 ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन गिव्स पेंटा एसीटेट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का तुम लोग स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से जानते हो, बताऊं क्या? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO और यहां पे तुमने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं CHOH का होल 4, उसके बाद यहां पे CH2 के साथ OH। इसका रिएक्शन होता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर, ओपन करके मैं लिख रहा हूं। अब क्या होता है, इस एल्कोहल को ब्रेक कर दो O-H+ में, ऐसा ब्रेक कर दिया। यहां पे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं O-CO+ में। और जानते हो कि कभी भी तुमको बताया था एसिड हेलाइड आ जाए, कभी भी एसिड हेलाइड आ जाए, एमाइड आ जाए, ईस्टर आ जाए, एसिड एनहाइड्राइड आ जाए। कौन कौन बोला? एसिड हेलाइड, एमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड आ जाए। मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा CO+ के साथ और लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। तो यहां पे फॉर्मेशन करेगा CHO, CH के साथ O के साथ यहां पे CO, CH3 होगा। इसका यहां पे लिखेंगे होल 4 और फिर यहां पे होगा CH2O, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसी को ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते हैं। अब बाद बाकी जो CH3COO- निकला, प्रत्येक OH में से H+ को पिक करता है और प्रत्येक OH में से H+ को पिक करने के बाद 5 मॉलिक्यूल यहां पे एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है। तुम इसको नोट भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि इसके केस में सबसे पहले तुम लोगों को जो कह रहा है कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन गिव्स पेंटा एसीटेट। बिल्कुल यहां पे करेक्ट कह रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट तो बनता है। उसके बाद इट कंफर्म द 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। इस रिएक्शन से यहां पे कंफर्म होता है ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होता है। तुम जानते हो 5 OH ग्रुप को कंफर्म करने के लिए ही हम लोग ये रिएक्शन को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन यहां पर हो जाएगा। तो 118 का आंसर यहां पर थर्ड तुमको होगा। एनसीईआरटी के लाइन में तुम लोगों को दिया हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स में जाकर के पढ़ना इसको। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 121 तो 118 हो गया था, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और 18 के बाद आते हैं 121। बच्चों क्या कह रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है इसके केस में इसलिए क्योंकि कह रहा है द आइसोमेरिक कीटोन 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। कितना आसान है,
तो 3 पेंटानोन जानते हो, 3 पेंटानोन का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3, इसको कहते हैं 3 पेंटानोन। एंड 2 पेंटानोन कहने का मतलब हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे CH2 एंड CH3, यही होगा ना स्टूडेंट, आसान है। इसके केस में तुम देखोगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 पेंटानोन, ये हो गया 3 पेंटानोन। सोच करके देखो तुम खुद कितना आसान है। सबसे पहले दिया हुआ है इसके केस में I2, ये I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि जानते हो कि C डबल बॉन्ड O के साथ यहां मिथाइल है, तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल दिया हुआ है मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा। इसका आंसर तो यही हो जाएगा ना फर्स्ट। 2,4-DNP होगा नहीं, क्योंकि 2,4-DNP दोनों देगा, कीटोन है चाहे 2 पेंटानोन है 3 पेंटानोन है, दोनों देगा 2,4-DNP टेस्ट। NaCN HCl दोनों रिएक्शन कर जाएगा, दोनों रिएक्शन करता है, यानी कि इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है तो 2 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, लेकिन C डबल बॉन्ड O के साथ यहां मिथाइल नहीं है तो ये 3 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देता है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन को। करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 द बेस्ट मेथड फॉर कैरिंग आउट द फ्लोइंग रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आप इसका थोड़ा आंसर करेक्ट कर लोगे, और सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो भी गलत है, उसका भी करेक्शन कर लोगे। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका आंसर यहां पर जो होगा वो होगा थर्ड। 4 आंसर आपको गिवन होगा, जो कि 4 आंसर इसका गलत है, नहीं दिया हो, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताता हूं, थर्ड क्यों होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले ये जो बेंजीन है इसका तुम कराओगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पे फॉर्मेशन करेगा, जानते हो AlCl3 Cl- को निकालेगा, तो Cl- को निकालेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा पहले टॉलिन। टॉलिन को हम लोग क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जैसे तुम लोग KMnO4 के साथ इसको हीट करोगे तो जानते हो कि फॉर्मेशन करता है पहले बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनता है ना, कोई भी ऐसा एल्काइल जो बेंजीन से अटैच्ड है उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा H है तो वो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और फर्दर इसका करना है नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैकेनिज्म का नाम होता है यहां पे ESR, और इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है NO2+। तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि बेंजोइक एसिड में जो COOH है वो रिंग डीएक्टिवेटर है, और रिंग डीएक्टिवेटर के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो COOH के रिस्पेक्ट में मेटा पे जाकर के NO2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम कहोगे 124 का आंसर यहां पर थर्ड यहां पे करेक्ट दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब 4 क्यों नहीं होगा ये समझाता हूं मैं, सुनो। नाइट्रेशन तो हो जाएगा, और नाइट्रेशन करके तुम नाइट्रोबेंजीन बना लोगे, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। तुम जानते हो कि जब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा होता है तो वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन होता ही नहीं है, तो नाइट्रेशन तो तुम कर लोगे, नाइट्रोबेंजीन बना लोगे पहले स्टेप में, लेकिन क्या यहां पे नाइट्रोबेंजीन का मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा? नहीं। तो याद रखना, नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है, बेंजोइक एसिड का भी नहीं होता है। तो बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये सबका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन होता ही नहीं है, तो ये 4 आंसर कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यह प्रोसेस पॉसिबल है कि बेंजीन का पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा करके टॉलिन बना लेंगे, और टॉलिन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बना लेंगे। अब बेंजोइक एसिड में मेटा डायरेक्टिंग होता है कार्बोनिक एसिड, तो उसका नाइट्रेशन करके NO2+ को मेटा पे ऐड कर सकते हैं, तो ये यहां पर बेस्ट मेथड हो सकता है। बाद बाकी सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में तुम रिएक्शन करवाओगे पहले अगर बेंजीन का मिथाइल क्लोराइड के साथ तो बनेगा टॉलिन, और टॉलिन का करोगे नाइट्रेशन तो चला जाएगा पारा पे NO2। अब पारा पे NO2 हमको रखना नहीं है, मेटा पे रखना है, तो ये तो गया काम से। अब फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन तो बेंजीन का पहले डायरेक्ट होगा नहीं। यहां पे करेक्ट आंसर इसका 124 का थर्ड होगा। थोड़ा इसका सॉल्यूशन और आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया है, इसका करेक्शन करना है हम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है वो 127, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। करेक्ट यहां पे नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कौन इनकरेक्ट मैचिंग है? सबसे पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है कि नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है बच्चों। जब भी नैप्थलीन को कॉमन सॉल्ट से अलग करना हो वहां पे हम लोग सब्लिमेशन कर सकते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है ना कि वोलेटाइल जो कंपाउंड होता है उसको डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से
वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर बिल्कुल ये करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट है। अब कह रहे हैं बेंजोइक एसिड नेप्थलीन। देखो बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का सब्लिमेशन भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। अगर तुमको पूछता है इसके केस में, कभी अगर पूछे कि बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन को सेपरेट करने का बेस्ट मेथड कौन है, तो बेस्ट मेथड वहां पे सब्लिमेशन ही होता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। बताता हूं दोनों कारण। तो बेंजोइक एसिड जो होता है इसके केस में तुम ध्यान रखना कि इसके केस में बेंजोइक एसिड जो होता है वो वहां पर वोलेटाइल नहीं होता है, और जो नेप्थलीन होता है वो इसके केस में वोलेटाइल होता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जानते हो कि H बॉन्ड बनता है आपस में, डायमर बनाता है, तो ये वोलेटाइल नहीं होता है। लेकिन नेप्थलीन यहां पर वोलेटाइल होता है, इसलिए यहां पे सब्लिमेशन भी कर सकते हैं। लेकिन तुम ये जानते हो कि बेंजोइक एसिड जो होता है हॉट वाटर में सॉल्युबल है, बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल है, जबकि नेप्थलीन सॉल्युबल नहीं है, इसलिए यहां पे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो अगर तुमको पूछे कि बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का हम लोग क्रिस्टलाइजेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कहोगे बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में, कौन सा वाटर, कोल्ड नहीं, हॉट वाटर में सॉल्युबल है, जबकि नेप्थलीन सॉल्युबल नहीं है। तो जानते हो इसी प्रकार के कंडीशन में तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जब किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में एक सॉल्युबल हो और दूसरा सॉल्युबल नहीं हो, तो उसी प्रकार के मिक्सचर का जो सेपरेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बेस्ट मेथड अगर हम लोगों को पूछे तो बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का हम लोग सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, बिकॉज बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट नेप्थलीन इज नॉट सॉल्युबल। उसके बाद क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, इसका हम लोग करते हैं डिस्टिलेशन। तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है। लेकिन वाटर और एनिलीन के मिक्सचर को जानते हो कि वाटर और एनिलीन के मिक्सचर को हम लोग करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो वाटर और एनिलीन के मिक्सचर का जो हम लोग सेपरेशन करते हैं वो करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, जबकि यहां पे कह रहा है यहां कह रहा है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हम लोग करते हैं ग्लिसरॉल का, वो तो ग्लिसरॉल का होता है। तो ये यहां पे गलत दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट यहां पे 4 हो गया, क्योंकि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनिलीन का जो सेपरेशन होता है वो होता है यहां पर स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है, नॉट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो 127 का आंसर 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर विल गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट टेस्ट कौन देगा बच्चों, ये कीटोन है, तो कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। ये तो फिनॉल है, तो एल्कोहल वगैरह या फिनॉल जो भी है, फिनॉल अल्कोहल ये सब तो देता नहीं है टेस्ट, ये गया काम से। ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहां पे क्या है, एच। अरे इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्चुअल में ये है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, खाली सी डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है, यहां पे 3 बॉन्ड है, मतलब एक एच हिडन है, एक एच होगा, यही एल्डिहाइड है, यही टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा। बाद में ये क्या है, ईस्टर है, तो ईस्टर ये टेस्ट देता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर 3rd, टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन और ईस्टर नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd होगा इसमें। उसके बाद देखो 133 में सबसे पहले एक बार फिर से तुमको दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बच्चों AlCl3 सबसे पहले यहां से निकालेगा Cl- को, पता है ना क्या करना है, ये तुमको जो दिया हुआ है इसके केस में CH3CH2 के साथ Cl, यही दिया हुआ है ना, अरे 1 2 3 कार्बन के साथ है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और ये AlCl3 सबसे पहले इसमें से निकालेगा Cl- को, Cl- को निकालेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद सबसे पहले फॉर्मेशन करोगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि होता है मोर स्टेबल, हो गया। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को अटैक कराओगे बेंजीन के ऊपर, तो जानते हो कि सबसे पहले यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्यूमीन। क्या बनता है बच्चों, क्यूमीन, इसी को तो क्यूमीन कहते हैं। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ पढ़ा होगा, AlCl3 के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन करेगा पहले क्यूमीन, या इसी को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, करेक्ट। उसके बाद हॉट KMnO4 के साथ हीट है, तो जानते हो कि कोई ऐसा एल्काइल बेंजीन, कोई भी ऐसा एल्काइल बेंजीन जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा एच हो, मतलब बेंजीन से अटैच्ड जो भी कार्बन है उसके साथ एटलीस्ट 1 एच है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के साथ और बनता है बेंजोइक एसिड। तो यहां पर बेंजीन के साथ अटैच जो कार्बन है उसी को अल्फा कहते हैं, उस पे एटलीस्ट 1 एच है, मतलब हॉट KMnO4 के साथ जब हीट करेंगे तो Y क्या होगा, Y हो जाएगा यहां पर बेंजोइक एसिड, यहां पे बनेगा बेंजोइक एसिड, बात खत्म।
अब बेंजोइक एसिड का जब सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो सोडा लाइम के साथ जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या होता है। ये दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, सिखाता हूं इसका मैकेनिज्म। ये बेंजोइक एसिड का पहले NaOH के साथ रिएक्शन हो जाता है, ध्यान देना अच्छे तरीके से, बहुत आसान है। ये बेस OH माइनस यहां से H+ को निकाल लेता है और H+ को निकालता है तो पहले इसका बना देता है सॉल्ट और यहां पे Na+ वगैरह रहेगा, वाटर बाहर हो गया। अब इसका हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। तो सुनो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे तुम सॉल्व करोगे। सोडा लाइम दिया हुआ है NaOH प्लस CaO, तो कुछ नहीं करना, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड का जो COO माइनस है, रिंग के जिस कार्बन से अटैच्ड है या कोई भी एल्काइल है किसी के साथ अटैच्ड है, आपको अभी तुरंत बताए हैं डिकार्बोक्सिलेशन जब करते हैं तो जिस कार्बन से कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट अटैच्ड है वहीं पे बनता है कार्बे एनायन। क्या बनता है? कार्बे एनायन। वही कार्बे एनायन यहां NaOH में से H+ को पिक कर लेगा, यानी कि फॉर्मेशन करेगा यहां पर बेंजीन। तो सोडियम बेंजोएट का जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो ये बनता है बेंजीन और साथ में यहां पे फॉर्मेशन करता है Na2CO3। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को जो बेंजोइक एसिड बना है उस बेंजोइक एसिड का PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है। तो जानते हो कि बेंजोइक एसिड का जब PCl5 के साथ रिएक्शन होता है तो OH माइनस को इसका क्लोरीन बाहर करता है तो बन जाएगा यहां पर बेंजॉइल क्लोराइड। और बेंजॉइल क्लोराइड को जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो NH2 माइनस और H+ में, और यही लिविंग ग्रुप को बाहर कर दो Cl माइनस को, तो Cl माइनस H+ के साथ बाहर और CO+ के साथ यहां पर NH2 माइनस को ऐड कर दो, तो ये फॉर्मेशन कर देगा बेंजामाइड। अरे बेंजामाइड बनेगा ना, बहुत आसान है। तो जब तुम यहां पर इस सुनो फिर से एक बार बताता हूं, बेंजीन का पहले नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 Cl माइनस को निकाल के बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होगा रिएजमेंट बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, वही यहां बेंजीन के ऊपर अटैक करके बनाता है क्यूमीन, जो कि यहां पे मेजर होता है। अल्फा H एक है इसलिए हॉट केमनोफोर के साथ बनता है बेंजोइक एसिड। सोडा लाइम के साथ हीट करते हो बेंजोइक एसिड का तो बनता है बेंजीन, और जब तुम बेंजोइक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो OH को रिप्लेस करके क्लोरीन आता है, बनता है बेंजॉइल क्लोराइड। अब बेंजॉइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ हीट करते हो तो यहां पर NH2 आता है, फॉर्मेशन करता है बेंजामाइड। तो तुमको अब एक और स्टेप करना है, जो बेंजामाइड यहां पे बना उस बेंजामाइड का करना है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो Br2 प्लस KOH, तो क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो C डबल बॉन्ड O होता है प्राइमरी एमाइड का, वही यहां से हटता है और हटने के बाद NH2 यहां पर ऐड हो जाता है, यही फॉर्मेशन कर दिया तुमको W'। तो ये हो गया यहां पर W' और ये जो फॉर्मेशन कर दिया ये हो गया W और ये हो गया Z। तुमको पूछ क्या रहा है? Z पूछ रहा है और W पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली। तो Z हो गया बेंजीन और W हो गया बेंजामाइड। देखो ना किस ऑप्शन में हमको दिया हुआ है बेंजीन और W पूछ रहा है ना, W पूछ रहा है इसके केस में। एक तो हो गया तुमको सोडामाइड के साथ, इसको हम लोगों को करना है 133 का 1 दे रहा है, लेकिन पूछ रहा है W, पूछ रहा है हमको W। अरे W' पूछ रहा है कि W पूछ रहा है? अगर यहां पर Z और W पूछेगा बाबू तो ध्यान रखना, अगर इसके केस में W' अगर यहां पर होगा तब तो आंसर तुमको फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगर W लिखा हुआ है तब तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो पहली बात तुम यहां पर एक बार थोड़ा मेन क्वेश्चन जो है उसमें से करेक्शन कर लो। 133 में ये जो हम लोगों को पूछ रहा है वो W पूछ रहा है कि W' पूछ रहा है? तो मुझे लग रहा है ऑप्शन के मुताबिक जैसा हमको मैच कर रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे W' पूछना चाहिए। ये W' जो दिया हुआ है ना वो वाला, तो यहाँ पे W' होगा। तो W' जब यहाँ पर होगा तब इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दोगे तो एमाइड में से C डबल बॉन्ड O को हटा करके यहाँ पे हम लोग NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, समझ गए। और अगर यहाँ पे Z एंड W पूछेगा तो Z होगा बेंजीन और W होगा यहाँ पर ये बेंजामाइड। समझ गए ना कॉन्सेप्ट को? ध्यान रखना इसका आंसर 1 हो सकता है, खाली W के जगह पे W' कर देना, बात खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है। 136 में हम लोगों को क्या कह रहा है? सीक्वेंस को फॉलो करो कि सबसे पहले हम लोगों को जो दिया है नाइट्रोबेंजीन का SnHCl, जानते हो कि SnHCl या FeHCl या ZnHCl रिड्यूस करके सबसे पहले क्या बनते हैं? एनिलीन।
और एनिलीन का यहां पे रिएक्शन करवाना है तेरे को सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, या फिर यहां पर नाइट्रस एसिड के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर होता है डाइजोटाइजेशन, यानी कि एनिलीन कन्वर्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। हो गया। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4 के साथ, तो यहां पे बाहर कर दो HCl, और HCl को बाहर करने के बाद जो बचा वो फॉर्मेशन करता है N2 प्लस BF4 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को क्या करना है, हीट। तो बच्चों ये जो BF4 माइनस है ना, उसी का F माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और N2 प्लस को रिप्लेस करता है, यानी कि N2 प्लस रिप्लेस होने के बाद यहां पे F माइनस आता है न्यूक्लियोफाइल और बाहर होता है यहां पर N2 और बाहर होता है इसके केस में BF3। ये इस तरीके से तुम बना सकते हो। तो N2 प्लस BF3 बाहर होने के बाद फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो 136 का आंसर यहां पर तुमको होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन कहां मिलने वाला है, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा एमाइंस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले SnHCl के साथ एनिलीन, एनिलीन का NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। HbF4 को कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, रिएक्शन करवाओगे HCl बाहर होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा, हीट करोगे तो BF4 माइनस का F माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, N2 प्लस को रिप्लेस करके बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, साथ में N2 और BF3 बाहर हो जाएगा। बात खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 139। अरे बहुत आसान है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन PCC के साथ नहीं होता है। ये जो OH रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ध्यान रखना, ये OH जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है उसका कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो CH2OH है उसका ऑक्सीडेशन PCC के साथ होगा और वो प्राइमरी एल्कोहल है। अब प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, यानी कि इसका आंसर यहां पर सेकेंड होगा। तो जानते हो ये प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है यहां PCC के साथ, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज जो OH है उसका वहां पर नहीं होता है ऑक्सीडेशन, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता है क्योंकि PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाद बाकी थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, इसका आंसर होगा सेकंड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइब्रोमाइड्स गिव्स 2 ब्यूटाइन अपॉन एलिमिनेशन। बच्चों एल्काइन बनाने की बात कर रहा है, तो एल्काइन किससे बनता है, विशनल डाइहैलाइड से। जब 2 हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, जब 2 हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, चाहे एक ही कार्बन के ऊपर होगा, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड होगा या विशनल डाइहैलाइड होगा, उसका पहले हम लोग हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, फिर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडामाइड यानी NaNH2 के साथ, तब जाकर के वहां पर फॉर्मेशन करता है एल्काइन। देखो यहां पर ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 1/4 पोजीशन है, नहीं होगा। इसमें होगा क्योंकि यहां पर एक बार ब्रोमीन निकलेगा यहां से, फिर एक H+ निकलेगा यहां से, फिर एक बार ब्रोमीन निकलेगा यहां से और एक H+ निकलेगा यहां से, तो एक ब्रोमीन एक H, एक पाइबोन, और फिर एक ब्रोमीन एक H, दूसरा पाइबोन, तो 2 पाइबोन यहां पे बन जाएगा और 2 पाइबोन यहां पे जब बनेगा तो 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा और एक H+ यहां से निकलेगा, तो एक पाइबोन बन गया। अब फिर एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा, तो दूसरा पाइबोन बन जाएगा। इस तरीके से 2 ब्यूटाइन वहां भी बन जाएगा। तो बच्चों याद रखना, हमको चूंकि कह रहा है 2 ब्यूटाइन, तो पहले तो 4 कार्बन होना चाहिए, तो यहां भी है 1 2 3 4, यहां भी है 1 2 3 4। या तो होना चाहिए 2 हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे, मतलब विशनल डाइहैलाइड, या फिर दोनों हेलोजन होना चाहिए एक ही कार्बन के ऊपर, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड, तभी वहां पर एल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। बाद बाकी यहां पे देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 1/3 पोजीशन या 1/4 पोजीशन से कभी भी एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब भी डिहाइड्रो हेलोजनेशन करके हमको बनाना होगा एल्काइन, या तो जेमिनल डाइहैलाइड या फिर विशनल डाइहैलाइड, मतलब 2 हेलोजन या तो एक ही कार्बन के ऊपर होना चाहिए या 1 2 पोजीशन पे होना चाहिए, तब यहां पे एल्काइन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें भी डिहाइड्रो हेलोजनेशन जो होगा 2 बार होगा, डबल डिहाइड्रो हेलोजनेशन, यानी कि इसका आंसर होगा B एंड C ओनली। 142 का आंसर यहां पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट यहां से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 145,
ये तो बहुत आसान है, आपको समझाए हुए हैं कि जब कोई ईथर ऐसा होता है जहां पे O के दोनों साइड या तो प्राइमरी एल्काइल होता है या सेकेंडरी होता है, तो O के दोनों साइड अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल होता है तो वहां पर SN2 पाथवे होता है, लेस क्राउडेड के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब छोटा वाला बनाता है एल्काइल हैलाइड और बड़ा वाला बनाता है एल्कोहल। जब SN2 होता है तब, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है तब। और जब O के दोनों में से किसी भी एक साइड बेंजाइल होता है या एलाइल होता है या टर्सरी एल्काइल होता है तो SN1 पाथवे होता है और वहां पे देखा जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। एक्चुअल में ये क्या है? बेंजाइल है बच्चों। ये फिनाइल तुमको जो दिख रहा है ना, इस तरीके से फिनाइल है, ये इसके साथ यहां पे क्या है? CH2 और फिर बीच में O है और यहां क्या है? मिथाइल। तो इसके केस में HI तुम रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, पाथवे यहां पर कौन सा होगा? SN1। और जब SN1 होगा तो कार्बोकैटायन यहां पे मोर स्टेबल बनेगा, ये इस डायरेक्शन में टूटेगा, यानी कि ये जो I- है वो I- आएगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर। जो बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उसके ऊपर यहां पर आएगा I-, यानी कि बेंजाइल आयोडाइड। बेंजाइल आयोडाइड देखो कहां पे फॉर्मेशन किया है? बेंजाइल आयोडाइड कहीं पे फॉर्मेशन किया है, जी हां, और एक बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो एक फॉर्मेशन यहां पर जो करेगा वो बेंजाइल आयोडाइड करेगा और एक फॉर्मेशन करेगा इसके केस में मिथाइल अल्कोहल, यानी कि इसका आंसर यहां पे 145 का आंसर यहां पर थर्ड आ जाएगा। अरे देख लो ना, बहुत ही आसान है। बेंजाइल दिया हुआ है, SN1 होगा, कार्बोकैटायन यहीं पे मोर स्टेबल बनेगा। सॉरी, ये बेंजाइल दिया हुआ है इस तरीके से, CH2 है ना, ये CH2 है, O है, तो ये CH2 प्लस कार्बोकैटायन बन गया, तो CH2 प्लस यहां पे बना दिया और ये इस डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा। बात खत्म। इस तरीके से तुम बना सकते हो। तो ये PH CH2I, अरे PH CH2I एक्चुअल में ऐसा है, और ये मिथाइल अल्कोहल, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो तुम। 148 लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको गलत बनाया होगा, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सब टाइप का क्वेश्चन, कि आपको पूरी तरह से कमांड हो गया होगा। जैसे इसमें देखो कुछ नहीं है, मिथाइल है पारा पोजीशन पे, तो मिथाइल का पारा पोजीशन पे +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। NO2 है मेटा पे, तो कौन सा इफेक्ट? -I। पारा पे कौन सा इफेक्ट? -M और -I दोनों, यानी कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर पारा पे ज्यादा होगा मेटा से, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे होगा D का, उसके बाद होगा C का, D के बाद C का, उसके बाद यहां पर होगा A का, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा B का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? D C A B। तो 148 का आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन को आप खुद से एनालिसिस किए होंगे और अटेम्प्ट आप अच्छे से लिया कीजिए, थोड़ा सा देख करके क्या कह रहा है। इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है उतना आप पढ़ो। क्लास नोट्स को सिर्फ उस एनसीईआरटी के रिएक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा क्लास नोट्स के ऊपर अब से फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहां से सिर्फ हम लोगों को टाइम है, जितने अभी आपको टेस्ट लिया गया है हर एक टेस्ट पेपर को निकालो, वहां से क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, एनसीईआरटी में जाओ, वहां से उठा करके उस पूरा का पूरा जो थ्योरी है उसको पढ़ो और इस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू जितना से ज्यादा हो सके उसको अब याद करने की कोशिश करो, ठीक है? समझ लिए हो, बना लिए हो पहले से, अब कोशिश करो कि जितना ये रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जितना कॉन्सेप्ट हमको दिया हुआ है वो याद रहे। जब तक याद नहीं रहेगा आपको वहां पर एग्जाम में परेशान करेगा, ठीक है? इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए खुश रहिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बना करके आप कोशिश करिए कि जितना अभी है उससे हम अच्छा करने की कोशिश करें। प्रत्येक टेस्ट में, प्रत्येक दिन हम कोशिश करें अपने आप को इंप्रूव करने का, आपका रिजल्ट जरूर होगा। ओके, थैंक यू।